वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एग्ज़ाम 24/7। आज से मैं इस चैनल पे आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी, जिसमें हम किसी भी वनडे एग्ज़ाम के सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, पॉलिटी। तो हमारा जैसा कि सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो आज जो है क्योंकि पहली क्लास है तो हम इस पॉलिटी का क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये देखिए हेडिंग आपकी लिखी हुई है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, तो अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जैसे ही आपने ये शब्द पढ़ा, ये क्या पहला वर्ड क्या आया, इंडियन पॉलिटी, एंड दूसरा वर्ड इसमें क्या आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आनी चाहिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और दूसरी चीज, दूसरा वर्ड पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या है। ठीक, क्योंकि हेडिंग में ही दो वर्ड आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा नया है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और दूसरा चीज़ पॉलिटी भी, पॉलिटी क्या है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जैसा कि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ ही रखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, कानूनी दस्तावेज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज। जबकि इसे एक सिंपल भाषा में अगर हम जाने कि ये क्या है, तो सिंपली ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रूल्स है, ग्रुप ऑफ रूल्स। ठीक, ग्रुप ऑफ रूल्स मीन्स नियमों का समूह। नियमों का समूह। ठीक, तो अब ये पहला वर्ड हमारा हेडिंग में आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने समझा कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रुप ऑफ रूल्स। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, संविधान हमारा क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है, जबकि आम भाषा में हम इसे नियमों का समूह कहते हैं। अब ये बात आती है, भाई कानूनी दस्तावेज है, नियमों का समूह है, सब ठीक है, लेकिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी नीड हो गई कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी, नीड क्या है इसकी। तो हमारे देश को या किसी भी देश को, हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये जानने के लिए हम सिंपली एक एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे कोई भी गेम है, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम है, जैसे क्रिकेट को ही ले लिया, क्रिकेट ज़्यादा फेमस है। तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे 4 जाएगा, 6 जाएगा, आउट होगा, LBW है, ये है, वो है। तो इतने नियम क्यों हैं, क्योंकि अगर कोई नियम ना हो तो भाई हम बैटिंग कर रहे हैं, 50 ओवर्स क्यों खेलेंगे, हम खेलते जाएं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो अगर किसी भी जैसे गेम में जो है आपको रिजल्ट पाने के लिए उसमें नंबर ऑफ रूल्स होते हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा, इतने ओवर ये खेलेंगे, ये आउट हो गए। तो उसी तरह किसी भी देश को मीनिंगफुल तरीके से, सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, ये इतने सारे रूल्स क्यों बने, तो देश को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, अब जो है दूसरा टर्म हमारा था पॉलिटी। ठीक, तो अब पॉलिटी क्या है, तो पॉलिटी कुछ नहीं है, जो है प्रैक्टिकल यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज पॉलिटी। ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ रूल्स था। तो नियमों का व्यवहारिक उपयोग ही क्या है? राज व्यवस्था। ठीक है, इतना चीज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों का समूह है, ग्रुप ऑफ रूल्स है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ रूल्स का जब प्रैक्टिकल यूज होता है, व्यवहारिक तरीके से हम इसे प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? पॉलिटी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बात हो रही है इंडियन पॉलिटी की। तो भाई इंडिया, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इंडिया क्या है? हमारा देश है, प्यारा देश। ठीक, इंडिया क्या है? तो अब इंडिया क्या है? इंडिया एक, हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन इज लोकतांत्रिक देश। ठीक है, इंडिया जो कि है हमारा भारत, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, अब फिर एक नया टर्म आ गया भाई, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। तो डेमोक्रेसी क्या है? और अब डेमोक्रेटिक नेशन है तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र को समझने के लिए सिंपली एक वो है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये एक यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होगा? हिंदी क्या होगा? जनता का, जनता के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। मतलब जिस भी देश में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जो है जनता की होगी, वहां जो है डेमोक्रेसी ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेटिक नेशन है और साथ ही साथ ये जो है वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। जैसे हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसी तरह हमारे देश की डेमोक्रेसी भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र हो गया। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशन तो है ही है, लेकिन जो है इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? तो यहाँ पे यूज होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब फिर एक नया टर्म आ गया, जैसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
अब फिर यहाँ एक नया टर्म आ गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए जिस तरह जितना जितना लिखते जाएंगे नया टर्म आता जाएगा, उसमें से नई बातें निकलती जाएंगी, और यही पढ़ने का सही तरीका होता है। ठीक है, तो भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आई है, तो अब इनडायरेक्ट अगर लगा है, अप्रत्यक्ष है, तो कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी भी होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होगी। तो अब यहीं से एक नया चीज हमें पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो इंडिया में भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी होगी। तो इससे हम कहाँ पे पहुंचेंगे, इससे ही हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। ठीक, तो अब हमने देखा था कि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज हो रही है। तो इनडायरेक्टली जस्ट अपोजिट जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होगी। तो एक हो गई, दो टाइप होते हैं डेमोक्रेसी के, एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, जहां पे अगर जो है जनता डायरेक्ट जो है लॉ और पॉलिसी मेकिंग में जो है जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी, लॉज मेक्स बाय द सिटीजन्स डायरेक्टली। ठीक, तो अब ये सिटीजन्स कानून जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा बनाया जाता है। जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, जो कि हमारी कहाँ पे यूज हो रही है, हमारे देश में यूज हो रही है, इंडिया में यूज हो रही है। तो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी कानून या लॉ है तो वो जनता डायरेक्टली नहीं बनाती है, जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉज मेक बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे जो है लॉज जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिनको इलेक्ट करके जो है सिटीजन्स भेजते हैं, जो कि हमारे कौन होते हैं, एमपी एंड एमएलए। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे देश में एमपी और एमएलए लॉ बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है आपका कोई भी कानून बनाने का फैसला जनता के द्वारा लिया जा रहा है। तो अब जनता के द्वारा कैसा लिया जाता होगा ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
हमारे देश में क्यों नहीं यूज होती है? तो क्योंकि यहाँ पे जैसा दिया गया है कि जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई भी लॉ होगा, रूल्स होगा, उसे जो है जनता के द्वारा डायरेक्टली बनाया जाएगा। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे हो गया रेफरेंडम। रेफरेंडम आपका हिंदी में होता है जैसे जनमत। जनमत के द्वारा जो है डिसाइड करा जाएगा, जनता वोट करती है फॉर और अगेंस्ट में कि उन्हें ये बिल या लॉ या कानून ये चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर 50% से वोटिंग ज़्यादा जो है हाँ में हो जाती है तो वो लॉ बन जाता है, अगर ना होती है तो वो लॉ नहीं बनता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज? क्योंकि जो है हमारा देश इतना बड़ा देश है और जो है केवल एक इलेक्शन में जो है इतना सारा टाइम जाता है, लोग वोट डालने भी नहीं जाते हैं उसमें। तो किसी भी बड़े देश में, बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं यूज हो सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी केवल कहाँ यूज होती है? जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन कम हो, और दूसरी कि वो जो कम पॉपुलेशन है भी वो जो है एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेटेड होनी चाहिए इतनी सेंस में कि उसको ये पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे इंडिया में तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को नियमों का पता ही नहीं रहेगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फिर मेनली यही है कि जहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होगी। और जबकि वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, क्योंकि जो है जनता पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व होगी जनता तो जैसा हम लोग का कभी कभी 5 साल में इलेक्शन होता है उसी तरह का इलेक्शन जो है किसी भी लॉ को पास करने के लिए साल में 25 बार इलेक्शन कराना पड़ेगा। उसमें इतना मनी वेस्ट होगा, लोगों का टाइम वेस्ट होगा और बहुत से लोग जो हैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही यूज होती है। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, ये कहाँ होती है? जहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? तो पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है ग्रीस के एथेंस शहर से आया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्रीस के एथेंस शहर से, ठीक। और प्रेजेंट डेट में जो है मॉडर्न टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ यूज होती है? इस टाइम जो है दुनिया के जितने भी देश हैं सब जगह मैक्सिमम जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही अपनाया हुआ है सबने। बट जो है स्विट्जरलैंड की कुछ जगहों पे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज होती है। 5 स्टेट्स ऐसे हैं स्विट्जरलैंड के जहां पे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी से बन सकते हैं। बाकी जो है ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड के ये 5 स्टेट छोड़ के प्रेजेंट टाइम में बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, क्योंकि रीज़न उसका यही है कि जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही रूल्स और लॉ बनाएंगे, डायरेक्टली जो है जनता नहीं बनाएगी। एक और चीज़ होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्रेसी को क्या कहते हैं? प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं,
जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या होगी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये प्योर इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली जनता इसमें लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होती है और इसमें जो है जनता के प्रतिनिधि इन्वॉल्व होते हैं, लॉ बनाते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि हमारे देश में यूज होती है, इंडिया में क्या यूज हो रहा था? इंडिया में या मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड क्या यूज हो रहा था? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जो है यहाँ से एक वो होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं या गवर्नमेंट सिस्टम कैसे होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं किसी भी देश में। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बट उसमें जो है गवर्नमेंट दो टाइप की हो सकती है। एक तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि सबको पता होगा हमारे देश में क्या होता है, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज होता है। संसद में बैठ के ही तो हमारे नेता कानून बनाते हैं ना, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज होता है जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था। व्यवस्था